स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। माय डियर, लास्ट लेक्चर में मैंने यूनिट 1 शुरू किया था। आज हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। और हाँ मेरे बच्चे, एक बात आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी दोनों के लिए मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है ताकि आपको लेक्चर ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए। बेटे बहुत अच्छे से हम सिलेबस करने वाले हैं। मेरा टारगेट है कि सितंबर तक मैं आपका सारा सिलेबस खत्म करवा दूं। बस आपने क्या करना है, लेक्चर मिस नहीं करने, रेगुलरली उसको सुनना है, नोट्स बनाने हैं। और अब बिना टाइम वेस्ट किए कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, हम शुरू करने लगे हैं नेक्स्ट टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और हमने इनका अच्छे से डिफरेंसेस भी कर लिए थे। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाई? क्वेश्चन आ जाता है बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? तो नंबर 1 रीजन, बिजनेस इज फॉर द प्रॉफिट मोटिव। जब भी कोई बिजनेसमैन को बिजनेस करता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो इसीलिए उसको बोलते हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, कुछ गुड एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। ऐसे बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं? गुड एंड सर्विस को सेल एंड परचेज कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर मेरे बच्चे, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जी हां, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, हमेशा कुछ यूटिलिटीज क्रिएट होती हैं। अब बिजनेसमैन जो यूटिलिटी क्रिएट करता है, कैसे करता है? सबसे पहले वो क्रिएट करता है फॉर्म यूटिलिटी। वो एक रॉ मटेरियल लेता है, एक सेमी फिनिश गुड लेता है और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देता है। तो वो क्या कर रहा है? उसकी फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, उसकी फॉर्म को चेंज करके। जैसे देखो ना, एक कारपेंटर क्या करता है? रॉ वुड लेता है और उसको काटता है, पीटता है, उससे फर्नीचर बना देता है। उसकी फॉर्म चेंज करके वो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। देन प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी क्या होती है? कि मान लीजिए गुड्स जो हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे प्रोड्यूस की जा रही हैं, लेकिन उनको बेचना हमें क्या है? पूरे ऑल ओवर कंट्री के अंदर है। तो बिजनेसमैन क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन से यूज करता है और उस आइटम्स को हर जगह जगह पहुंचा देता है जहां उनकी जरूरत है। तो वो क्या क्रिएट कर रहा है? प्लेस यूटिलिटी, यानी उस आइटम को हर उस जगह पे पहुंचा रहा है जहां वो बिकनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी क्या है? देखो, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो साल में एक बार प्रोड्यूस होती हैं या 2 बार प्रोड्यूस होती हैं और बिकती वो सारा साल रहती हैं। और कुछ जैसे कि आप देखो, हमारा वीट है, राइस है, 1 या 2 बार आता है, सीजन होता है, लेकिन सारा साल इनका बिकते रहते हैं, सारा साल कंज्यूमर को ये चाहिए। और कुछ आइटम्स ऐसी होती है सारा साल प्रोड्यूस होती रहती हैं लेकिन बिकती एक पर्टिकुलर टाइम पे हैं। जैसे एसी हो गए। अब ये क्या है? सारा साल एसी की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है एसी कंपनी, लेकिन बिकेंगे कब? वही गर्मियों में 1 या 2 महीने बिकेंगे। तो बिजनेसमैन क्या करता है? इन आइटम को स्टोर करता है वेयर हाउसेस में, यानी जब इनकी जरूरत होगी इनको तब सेल आउट किया जा सके। तो इस तरह से वो क्या क्रिएट कर रहा है? टाइम यूटिलिटी। तो इसीलिए हम कहते हैं बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। हम बार बार कहते हैं ना कि बिजनेसमैन जब भी कोई बिजनेस करता है उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट का क्या रोल है भाई? क्यों प्रॉफिट बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी बिजनेसमैन के लिए? पहला रीजन, सर्वाइवल। भाई अगर आपने सर्वाइव करना है लॉन्ग रन में, तो आपको एक नॉमिनल प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। अगर आप प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे तो कल को आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेसमैन को अगर सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट चाहिए। देन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर कल आप चाहते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, एक बिजनेस में चाहता है मेरी अच्छी अच्छी ब्रांचेज हो और मेरा बिजनेस एक्सपेंड करे, ग्रो करे, तो उसके लिए उसको प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि उस प्रॉफिट को जब वो री इन्वेस्ट करेगा उसी से उसकी ग्रोथ हो पाएगी। तो अगर बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, तो भी प्रॉफिट चाहिए। देन मेजर ऑफ एफिशिएंसी। आज की डेट में किसी भी बिजनेस फर्म की एफिशिएंसी हम किससे मेजर करते हैं? प्रॉफिट से। जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो ज्यादा एफिशिएंट बिजनेसमैन है, जो कम प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो कम एफिशिएंट है। द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग।
अब एक बिजनेसमैन क्या करता है, पूरा रिस्क लेता है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज करता है, कुछ गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस करता है। कितना रिस्क है, सामान अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, बिकेगा नहीं बिकेगा। तो वो जो रिस्क लेता है उसके रिवॉर्ड में उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो प्रॉफिट क्या होता है, रिवॉर्ड होता है कि एक बिजनेसमैन इतना रिस्क ले रहा है तो उसको बदले में कुछ रिवॉर्ड चाहिए, और वो रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट। बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल, किसी भी कंपनी का जितना अच्छा प्रॉफिट होता है, जितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं, उसकी मार्केट में उतनी ही रेपुटेशन, उतनी गुडविल बढ़िया होती है। तो अगर आपको अच्छी गुडविल चाहिए, अच्छी रेपुटेशन चाहिए, तो बिजनेसमैन को बढ़िया प्रॉफिट भी चाहिए। मेरे बच्चे साथ साथ स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहें ताकि आपको कोई भी नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। और एक चीज मैं आपको बार बार बोलूंगा, मैंने पीछे लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप मेरे बच्चे बना दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन करें। लेटर ऑन जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं इसकी कुछ असाइनमेंट उसमें डालूंगा, सो दैट आप उसको अच्छे से ट्राई करें, और फिर बाद में उसके आंसर भी डालूंगा ताकि आपकी पूरी क्लैरिटी हो सके। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें ताकि मैक्सिमम एडवांटेज आप लेक्चर का ले सकें। अब अगला टॉपिक है बिजनेस रिस्क। भाई बिजनेस रिस्क, देखो जहां बिजनेस है वहां रिस्क है। वो किसी ने कहा है ना, रिस्क में ही इश्क है, बिल्कुल सही बात है। बिजनेसमैन वो है ही नहीं जो रिस्क ना ले। बिजनेस का मतलब ही रिस्क है। भाई आप आज एक बिजनेस करने की सोचते हो, आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हो, कुछ गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हो। अब आइटम अच्छे से बने ना बने, रिस्क है। फिर बिके ना बिके, इसका रिस्क है। कस्टमर उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा आपको नहीं पता, कंपटीटर क्या करने वाला है आपको नहीं पता। तो रिस्क हमेशा रहता ही रहता है। तो बिजनेस रिस्क क्या है मेरे बच्चे, रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडुकेट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। मार्केट में अनसर्टेनिटीज होती हैं तो आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी रहती है, पता नहीं लॉस होगा, कम प्रॉफिट होगा, होगा नहीं होगा। तो इसके लिए हमेशा बिजनेस रिस्क रहता ही रहता है। सिंपल वर्ड में बोले तो वी कैन से बिजनेस रिस्क मींस अ चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेस और लेस प्रॉफिट देन द एक्सपेक्टेड। यानी बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है कि चांसेस हैं कि आपको हो सकता है पहले से कम प्रॉफिट हो या लॉस भी हो, तो ये है रिस्क। अब फॉर एग्जांपल आप देखो ना कि डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आप एक प्रोडक्ट बड़ा अच्छा मार्केट में लेके आए, लेकिन जैसे ही मार्केट में आया कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस के लिए चेंज हो गई, या फैशन में चेंज आ गया, या गवर्नमेंट पॉलिसी में उसके लिए कुछ अनफेवरेबल कुछ ऐसा कर दिया, गवर्नमेंट पॉलिसी उसको आइटम को बैन कर दिया। तो इन दैट केस रिस्क है कि आपका प्रोडक्ट सही बिकेगा नहीं बिकेगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा। तो दैट इज द बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क की अगर हम नेचर के बारे में बात करें, नंबर वन, बिजनेस क्यों होता है, इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। रिस्क essential part of every business. Degree of risk depends on nature and size of business, and profit is reward for risk taking. आइए एक एक करके इन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। पर बिजनेस आता क्यों है, अनसर्टेनिटी है, हर चीज की अनसर्टेनिटी है। पता नहीं फैशन टेस्ट हैबिट में चेंज आ जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ जाए, कोई कंपटीटर ऐसा रिएक्शन करे, इन सब की अनसर्टेनिटी है और इसीलिए बिजनेस रिस्क होता है। यानी बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, क्यों आता है ये, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। आपको नहीं पता डिमांड में क्या चेंज आने वाला है, कंपटीटर क्या करने वाला है, गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या चेंज आने वाला है, टेक्निक में क्या चेंज आने वाला है। तो बिजनेस होता है रिस्क क्यों होता है, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। द रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। भाई जहां पे बिजनेस है वहां पे रिस्क है। हर बिजनेसमैन को रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। कोई बिजनेसमैन श्योर नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, मेरे को प्रॉफिट होगा लॉस होगा, उसके बारे में किसी को नहीं पता। तो जहां पे बिजनेस है वहां पे रिस्क है। रिस्क एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस, बिना इसके बिजनेस सर्वाइव ही नहीं करता। हर बिजनेस में रिस्क होता ही होता है। ये अलग बात है किसी में कम होता है किसी में ज्यादा होता है। देन डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब कितना रिस्क है ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस की नेचर क्या है, उसका साइज कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर आप फैशन आइटम्स के केस में कर रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है, मान लो गारमेंट्स का बिजनेस है आपका, फैशन लगातार चेंज हो रहा है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है। एकदम फैशन चेंज हो जाएगा, हो सकता है आपका जो गारमेंट्स पड़े हुए हैं आपके पास वो बेकार हो जाए, लोग उसे खरीदना बंद कर दे, कम कर दे, तो ये रिस्क है। यानी कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। लेकिन अगर एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मान लो मेरी स्टेशनरी शॉप है, अब स्टेशनरी शॉप में क्या है, मेरी कॉपी है, रजिस्टर है, पेन है, प्रोटीन की आइटम्स हैं, ये बिकनी ही हैं, इनमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता।
अच्छा, साइज ऑफ फर्म की बात करें, जितना बिजनेस का साइज बड़ा होता जाएगा उतना रिस्क ज्यादा होगा। अब एक छोटी दुकान है उसका रिस्क थोड़ा है, एक बड़ा बिजनेसमैन है उसका रिस्क उससे बड़ा है। तो जितना बिजनेस का साइज बड़ा होगा उतना रिस्क भी बड़ा होगा। एंड प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बेयरिंग रिस्क। कहता है जो बिजनेसमैन रिस्क लेता है ना, क्योंकि हर बिजनेसमैन रिस्क लेता है, बिना रिस्क के तो बिजनेस ही नहीं है, तो उसको उसके रिवॉर्ड में क्या मिलता है, दैट इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड भाई आपने फॉर द टेकिंग रिस्क, कि आप इतना रिस्क बियर कर रहे हैं तो आपको उसके रिवॉर्ड में क्या मिलना चाहिए, दैट इज द प्रॉफिट। फिर मेरे बच्चे बात आता है टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कितनी तरह का होता है। सबसे पहली कैटेगरी आती है स्पेकुलेटिव रिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले बता रहा हूं ये जो बिजनेस रिस्क वाला टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, क्या इसके कारण है, अच्छे से करके जाना, क्या इसके टाइप्स हैं, पेपर में अक्सर टीचर आपसे पूछ सकता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। अब आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। सबसे पहले स्पेकुलेटिव रिस्क क्या है भाई। स्पेकुलेटिव रिस्क होता है वो रिस्क जहां पे दोनों पॉसिबिलिटी हैं, या तो आपको गेन हो सकता है या आपको लॉस हो सकता है। गेन भी हो सकता है एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, 50-50। देखो ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, हो सकता है फैशन उसके लिए फेवरेबल हो जाए, मेरे को प्रॉफिट हो सकता है फैशन उसके लिए अनफेवरेबल हो, मेरे को लॉस हो। यानी यहां पे प्रॉफिट और लॉस के चांसेस पूरे पूरे हैं। हम इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क। यानी कि ये रिस्क है, यहां पे मेरे को हो सकता है बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है मेरे को लॉस हो, तो दोनों के चांसेस यहां पे क्या है, 50-50। हम इसको बोलेंगे स्पेकुलेटिव रिस्क। जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई में फ्लक्चुएशन आती है, हो सकता है मेरे प्रोडक्ट की एकदम डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए, मेरे को बहुत प्रॉफिट आए, हो सकता है मेरे प्रोडक्ट की डिमांड एकदम गिर जाए, मेरे को लॉस आए। तो ये 50-50 चांसेस हैं, हम इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क। दूसरा रिस्क होता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या है भैया, इसमें एक ही चीज है, या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। मतलब यहां प्रॉफिट होने के चांस नहीं है, या तो लॉस होगा या नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिस्क है, मेरी फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए, अब ये या तो ये लॉस होगा या नहीं होगा, यहां प्रॉफिट कुछ नहीं होगा। यहां पे प्योर रिस्क है ये, या तो लॉस होगा या बिल्कुल कुछ नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं हम, प्योर रिस्क। जैसे कि चांसेस हैं आग लग जाए, चोरी हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो ये क्या रिस्क है, दिस इज द प्योर रिस्क। अगर होगा तो मेरे को नुकसान होगा, लॉस होगा, या मेरे को लॉस नहीं होगा, हम इसको बोल देते हैं प्योर रिस्क। फिर तीसरी कैटेगरी आती है इंश्योरेबल रिस्क, जिनको आप इंश्योर करा सकते हो। अब कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिनके लिए हम इंश्योरेंस करा सकते हैं, उनको हम बोल देते हैं इंश्योरेबल रिस्क। जैसे कि फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, इन सब के लिए हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। यानी कि आपने एक इंश्योरेंस का प्रीमियम दे दिया, अब आप सेफ हो गए, अगर कल को कोई नुकसान होता भी है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका कंपनसेशन दे देगी। सेकंड आता है अनइंश्योरेबल रिस्क, ऐसे रिस्क जिनको आप इंश्योर नहीं कर सकते। जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई में जो चेंज आ रहा है, प्राइस में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी में जो चेंज आ रहा है, इनके बारे में कुछ भी आपको नहीं पता और ये अनसर्टनिटीज हैं, अनसर्टन है, इनको आप इंश्योर नहीं कर सकते, इनके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं करा सकते, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अनइंश्योरेबल रिस्क। यानी ये जब आएंगे तो आपको इनको बियर करना ही पड़ेगा, नुकसान सहना ही पड़ेगा, इनके लिए आप कोई भी अपना इंश्योरेंस नहीं करा सकते, हम इनको बोलते हैं अनइंश्योरेबल रिस्क। फिर मेरे बच्चे आते हैं कॉजेज क्या होते हैं बिजनेस रिस्क के। पर बिजनेस रिस्क जो आ रहा है इसका सबसे पहला कारण होता है नेचुरल कॉजेज। भाई नेचुरल कॉजेज में क्या आता है, भाई आपको पता है कि कैलामिटीज हैं, कोई भी इनमें चेंज आ रहा है, जैसे अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन, फेमाइन। आप पीछे देखो ना कितनी तेज बारिश आ गई, तो बाढ़, उससे कितनी ज़्यादा बाढ़ आ गई, बहुत सारी गुजरात वगैरह में देखिए आप, बिहार में देखिए, यूपी में देखिए, कितना बुरा हाल है। तो ये क्या था, आपने बड़ा अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश किया था, आपको लगता है मेरी बड़ी अच्छी सेल होगी, और एकदम बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सब कुछ तबाह करके ले गया। तो ये क्या है, नेचुरल कॉजेज। तो ये रिस्क हमेशा रहता ही है, कभी भी कुछ ऐसी नेचुरल कैलामिटी आ सकती है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। सेकेंड आता है ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज क्या होता है सर, इसमें आता है चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्सेज। आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, अगर उन्होंने कोई गलती कर दी तो उनसे जो आपको नुकसान होगा वो क्या है, ह्यूमन कॉज होगा मेरे बच्चे। जैसे कि फॉर एग्जांपल केयरलेसनेस, आपका एम्प्लॉय केयरलेस है तो उससे नुकसान हो गया। मिसअंडरस्टैंडिंग, उसे समझ नहीं आया, आपने कुछ काम और बोला, उसने कुछ और कर दिया, प्रोडक्ट बनाना कुछ और था, प्रोडक्ट बन कुछ और गया, मिसअंडरस्टैंडिंग। डिसऑनेस्टी,
वो आपके साथ डिसऑनेस्ट है, चीटिंग किया, जानबूझ के आप गड़बड़ कर दी, इल इंटेंशन, कुछ की इल इंटेंशन है, तो इन दैट केस उसने जानबूझ के आपका नुकसान करवाया, तो ये क्या है, ह्यूमन कॉज। तो अगर आपके स्टाफ ने कुछ ऐसा किया जिससे आपका नुकसान हो गया, वो जो रिस्क है दैट इज माय डियर ड्यू टू ह्यूमन कॉजेज। तीसरा आता है मेरे बच्चे, दैट इज द इकोनॉमिक कॉजेज। अब देखो ना, हमारी इकोनॉमी के अंदर लगातार चेंज आते रहे, मार्केट कंडीशन में लगातार चेंज आते रहते हैं, जैसे कि डिमांड सप्लाई में कुछ चेंज हो गया, मार्केट कंपटीशन में कुछ चेंज हो गया, प्राइस फ्लक्चुएशन हो गया, टेक्निक में कुछ चेंज आ गया, प्रोडक्शन के मेथड में कुछ चेंज आ गया। तो ये सब इकोनॉमिक कॉजेज हैं जिनके कारण हमें रिस्क बियर करना पड़ता है। लास्ट आता है अदर कॉजेज। अब कुछ और कॉजेज होते हैं जिनके कारण अकेले हमारा बिजनेस आता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट और मैकेनिकल फेलियर। मान लीजिए कोई मैकेनिकल फेलियर हो गया, आपकी मशीन एकदम कोई खराब हो गई या कोई बॉयलर था ब्रस्ट कर गया, तो ये क्या है, अदर कॉजेज, जिनके कारण आपको रिस्क हमेशा रहता है, नुकसान होने के चांसेस बने रहते हैं। तो ये थे मेरे बच्चे कॉजेज ऑफ द बिजनेस। 4 कॉजेज होते हैं। हमने सबसे पहले कौन से डिस्कस किए, नेचुरल कॉजेज, देन ह्यूमन कॉजेज, देन मेरे बच्चे इकोनॉमिक कॉजेज, एंड लास्ट हमने किया अदर कॉजेज। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। भाई जब मैं एक बिजनेस ऑपरेट कर रहा होता हूं तो मेरे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो वो एक बिजनेसमैन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम इनको बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड अदर ऑब्जेक्टिव। देखो, आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो तो हमेशा कुछ ना कुछ तो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ गोल होता है, कुछ दिमाग में ऑब्जेक्टिव लेके आप बिजनेस चला रहे होते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, देन सोशल एंड देन अदर ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहली कैटेगरी आती है प्रॉफिट अर्निंग, then market standing, then innovation, then productivity, then physical and financial resources। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्निंग प्रॉफिट। देखो, सबसे पहला जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, वो क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। भैया जब भी हम बिजनेस करते हैं तो एक बिजनेसमैन का सबसे मेन मोटिव क्या होता है, भैया मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट चाहिए, बिना प्रॉफिट के तो मेरे को बिजनेस करने का फायदा नहीं है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने प्रॉफिट को अर्न करना है। इनफैक्ट ये क्या होता है, रिवॉर्ड होता है फॉर द टेकिंग रिस्क। जो बिजनेस में इतना रिस्क ले रहा है उसके रिवॉर्ड में उसको प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, पहला ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट स्टैंडिंग। भाई मेरे को मार्केट में अपनी पोजीशन चाहिए, एक गुडविल चाहिए कि लोग मेरी तारीफ करें। हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है हम ऐसा प्रोडक्ट लेके आए, ऐसे कस्टमर के साथ अपनी गुडविल मेंटेन करें कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, एक हमारी मार्केट में अच्छी सी स्टैंडिंग हो। आप जब अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो मार्केट में आपकी स्टैंडिंग बनती है, एक अच्छी गुडविल, एक अच्छी रेपुटेशन बनती है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है बिजनेसमैन का कि मैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करूं, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूं, ताकि मेरी मार्केट में स्टैंडिंग बने। देन माय डियर अगला आता है इनोवेशन, नॉवेल्टी। अब इनोवेशन का मतलब क्या होता है, कुछ नया मार्केट में इंट्रोड्यूस करना। देखो, वही बिजनेसमैन सर्वाइव करता है, वही बिजनेसमैन अच्छा प्रॉफिट अर्न करता है जो कुछ नया मार्केट में लेके आता है। अगर आप लगातार वही प्रोडक्ट बेची जा रहे हैं जो पहले बेच रहे थे, तो प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं। तो क्या बिजनेसमैन किसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, कुछ नया इनोवेट करे, कुछ नया प्रोडक्ट लेके आए, कुछ नए तरीके से लेके आए, ताकि कस्टमर उसको पसंद करे और वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो इनोवेशन करना, नई नई चीजें लाना, यह भी बिजनेसमैन का हमेशा मोटिव रहता है। देन प्रोडक्टिविटी, हर बिजनेसमैन का एम होता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़े, मेरी एफिशिएंसी बढ़े। कल मैं जितना प्रोड्यूस कर रहा था आज उससे ज्यादा प्रोड्यूस करूं, मेरी एफिशिएंसी उससे ज्यादा बढ़े, मेरे रिसोर्सेज का मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन करूं, कहीं को उसकी वेस्टेज ना जाए। ताकि देखो, जब रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा, कम से कम वेस्टेज जाएगी, तो अपने आप प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो हर बिजनेसमैन का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। देन माय डियर नेक्स्ट आता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। भाई मेरे को जो फिजिकल रिसोर्सेज जितने चाहिए, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ठीक है, इसी तरह मेरे को जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, लाइक फंड्स वगैरह चाहिए, जो फाइनेंस चाहिए, ये मेरे को हर समय अवेलेबल होना चाहिए और इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये भी टारगेट होता है एक बिजनेसमैन का कि जो फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, जितने चाहिए, टाइमली अवेलेबल हो और उनका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो। इसी तरह फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो भी आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, टाइमली अवेलेबल हो, एडुकेट क्वांटिटी में अवेलेबल हो और उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हमारा बिजनेसमैन का रहता है। फिर आता है अगला ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव, सेकंड कैटेगरी है। आप देखो ना, बिजनेसमैन
किसके रिसोर्सेज यूज कर रहा है? सोसाइटी के लिए। अपना सामान किसको बेच रहा है? सोसाइटी को। तो उसकी सोसाइटी के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो अब मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइसेस। भाई सबसे पहले आपका सोशल ऑब्जेक्टिव ये है कि सोसाइटी को आप अच्छे प्रोडक्ट, बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करें और नॉमिनल प्राइस पे करें। ये नहीं कि प्राइस बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं या घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और नॉमिनल प्राइस पे आप उसको प्रोवाइड करें। सेकंड आता है मेरे बच्चे, अवॉइडेंस ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई भी माल प्रैक्टिसेस मत करें, जैसे कि अपना कोई ब्लैक मार्केटिंग ना करें, कोई होर्डिंग ना करें, कोई अडल्ट्रेशन ना करें, जैसे प्रोडक्ट में कोई मिलावट कर देते हैं, ऐसा ना करें। अंडरवेइंग ना करें, कम सामान ना दें, उसको जितना उसका वेट है उतना ही सामान दें, उससे ज़्यादा प्राइसेस चार्ज मत करें। ब्लैक मार्केटिंग ना करें, होर्डिंग ना करें, कुछ सामान दबा के रख लेते हैं ना कई बार कुछ होलसेलर वगैरह, रिटेलर वगैरह, और उसको ज़्यादा रेट में बाद में सेल करते हैं, ऐसा कुछ भी ना करें। ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने कुछ ऐसी माल प्रैक्टिसेस नहीं कर रही, क्योंकि जो बिजनेसमैन ये नहीं करेगा ना, इनको अवॉइड करेगा, वही लेटर ऑन सर्वाइव भी करेगा, उसकी मार्केट में अच्छी स्टैंडिंग भी बनेगी। तो ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना। देन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब एक बिजनेसमैन क्या करते हैं, जब बिजनेस खोलता है तो बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, तो डेफिनेटली सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट कर रहा है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रही है, उनका घर चल रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव रहता है कि भैया मैं अपना जब बिजनेस खोलूंगा तो बहुत सारे लोगों को मैं काम भी प्रोवाइड करूंगा। देन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। पर आपको ये भी ध्यान रखना है, जब बिजनेस चला रहे हैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे इन्वायरमेंट को हमारे को हार्म हो। भाई इन्वायरमेंट को हर्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो कि आप पोल्यूशन फैला रहे हैं, या आपकी जो फैक्ट्री का सामान है गंदा मंदा उसको पानी में बहा रहे हैं, या आपकी मशीनें इतनी आवाज़ करती हैं कि पूरा साउंड पोल्यूशन हो रहा है। तो आपने ध्यान रखना है कोई एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। ये भी एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम कम्युनिटी सर्विसेज। अब जो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना सोशल ऑब्जेक्टिव ये भी लेके चलते हैं कि भाई सोसाइटी के लिए हम इन्हें कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। वो लोग क्या करते हैं, स्कूल खोल देते हैं, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज खोल देते हैं, मनी डोनेट करते हैं सोशल कॉज के लिए। तो ये क्या है, जैसे देखो ना रतन टाटा है, उन्होंने क्या किया हुआ है, अपना प्रॉपर हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं, स्कूल खोले हुए हैं जहाँ पे फ्री एजुकेशन दी जा रही है पुअर पीपल को। तो ये क्या है, कम्युनिटी सर्विसेज हैं। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जब उनके अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, अच्छी इनकम होती है, तो उसके और सोसाइटी से इनकम हो रही है, तो सोसाइटी को उसके रिवॉर्ड में वो क्या करते हैं, कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं ताकि लोगों का इससे बेनिफिट हो सके। अब मेरे बच्चे आते हैं हमारे पास वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। अब ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव है कि जो एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहा है उसको आप प्रॉपर वेजेस दें, रीजनेबल उसको वर्किंग लिविंग कंडीशन दें ताकि वो अच्छे से काम करे और आपकी और अच्छे से गुडविल बने। तो डेफिनेटली आपको अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर का भी ख्याल रखना है कि जो एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहा है, दिन रात अपनी जान लगा रहा है, उसको एक अच्छी सैलरी दें, अच्छे वेजेस दें, उसकी जॉब की सिक्योर रखें और उसको जो अपना वर्किंग कंडीशन अच्छी दें ताकि वो अच्छे से काम कर सके और उससे कोई दिक्कत ना आए। देन मेरे बच्चे लास्ट आता है हमारे पास अदर ऑब्जेक्टिव। सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अलावा कुछ हमारे और ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, इनको हम दो बातों में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। भाई एक बिजनेसमैन का ये भी टारगेट होता है कि मेरे मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसे बढ़े, वो कैसे डेवलप करे, क्योंकि जब मैनेजर डेवलप करेगा तो कंपनी भी डेवलप करेगी। इसीलिए कई बार जो बिजनेसमैन होते हैं अपने मैनेजर को स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम पे भेजते हैं, उनको नई नई चीज़ें सिखाते हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े, उनकी परफॉर्मेंस बढ़े, वो डेवलप करें और साथ साथ कंपनी भी डेवलप करे। फिर इसके बाद आता है वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। भाई एक बिजनेसमैन का ये भी टारगेट होता है कि मेरे जो वर्कर मेरे पास काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाई जाए, मेरे वर्कर की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाए, उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए। और इसके लिए भी वो कई बार वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, वर्कर को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनकी परफॉर्मेंस बढ़े, उनका एटीट्यूड चेंज हो और पॉजिटिविटी के साथ वो और अच्छे से काम करें। तो मेरे बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बेटे मैं बार बार एक बात बोलूंगा, साथ साथ आपने नोट्स बनाते रहना है और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, मैं आपको इमीडिएटली उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। और बच्चे साथ साथ नोट्स बनाएं और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ भी लेक्चर को जरूर शेयर करें, उनको बताएं इस चैनल के बारे में ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।